आज हमारे पास स्रोतों का एक बड़ा ही दिलचस्प ढेर है। एक तरफ है भारत के ग्रामीण रोजगार से जुड़े एक बहुत बड़े नए कानून पर लिखे गए लेख। इसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, यानी वीबी गरियाम जी बिल। काफी लंबा नाम है। हाँ, और दूसरी तरफ कुछ लेख हैं माइक्रोसॉफ्ट की पुरानी प्रोग्रामिंग भाषा विजुअल बेसिक और वीबी नेट के बारे में। और मजे की बात यह है कि शायद वीबी के इसी चक्कर में ये दोनों विषय एक साथ हमारे पास आए हैं। एक तरफ विकसित भारत, दूसरी तरफ विजुअल बेसिक। सही में ये अपने आप में एक अच्छा उदाहरण है कि आज की जानकारी की दुनिया में कैसे अजीबोगरीब कनेक्शन बन जाते हैं। बिल्कुल खैर, आज हमारी चर्चा का विषय कोड या सॉफ्टवेयर नहीं है, नहीं, बल्कि वो कानून है जो भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाल सकता है। बिल्कुल। तो हम विजुअल बेसिक वाले लेखों को एक दिलचस्प संयोग मानकर आज के लिए अलग रख देते हैं। हाँ, उन्हें साइड में रखते हैं। आज हम पूरी तरह से इस नए ग्रामीण रोजगार कानून की तह तक जाएंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि लगभग 2 दशक पुराने मनरेगा कानून को बदलने वाला ये नया वीबीजी रामजी बिल आखिर है क्या, इसमें क्या बड़े बदलाव है और ग्रामीण भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। इसे समझने के लिए मुझे लगता है हमें पहले ये याद करना होगा कि 2005 में जब मनरेगा आया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो उसे इतना क्रांतिकारी क्यों माना गया था? सही बात है। वो सिर्फ एक योजना नहीं थी, वो एक कानूनी अधिकार था। सरकार ने पहली बार देश के हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन के काम की गारंटी दी थी। हाँ, और अगर सरकार काम नहीं दे पाती तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था। बिल्कुल। और इसका मकसद था गरीबी कम करना, खासकर उन मौसमों में जब खेती का काम नहीं होता। और हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके कई फायदे हुए भी। जैसे कि इसने गांवों से शहरों की ओर होने वाले मजबूरी के पलायन को कम किया, ग्रामीण इलाकों में लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ाई और खासकर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया, क्योंकि इसमें 1/3 नौकरियां उनके लिए आरक्षित थीं। बिल्कुल सही। लेकिन इन 2 दशकों में मनरेगा की अपनी चुनौतियां भी रहीं, जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में बार-बार आता है। हाँ, वो भी हैं। सबसे बड़ी शिकायतें थी भ्रष्टाचार और फंड के दुरुपयोग को लेकर। एक स्रोत में तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 194 करोड़ रुपए के दुरुपयोग का आंकड़ा दिया गया है। 194 करोड़, बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। दूसरी बड़ी आलोचना ये थी कि इसके तहत जो काम होता था, जैसे तालाब खोदना या सड़कें बनाना, उनकी क्वालिटी अक्सर खराब होती थी। हाँ, ये शिकायत तो मैंने भी सुनी है। पैसा तो खर्च हो रहा था, लेकिन कोई टिकाऊ संपत्ति नहीं बन पा रही थी। और एक और हैरान करने वाला आंकड़ा हमारे पास है कि इतने सालों बाद भी बहुत कम परिवार असल में 100 दिन का काम पूरा कर पाते थे। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 7.61% रजिस्टर्ड परिवार ही 100 दिन की सीमा तक पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में कुछ तो कमी थी। इन्हीं सब सफलताओं और विफलताओं की पृष्ठभूमि में अब सरकार वीबीजी रामजी बिल लेकर आई है। सरकार का तर्क है कि 2005 का कानून आज के विकसित भारत एक्ट 2047 के विजन से मेल नहीं खाता। ओके। वे इसे सिर्फ एक कल्याणकारी योजना की तरह नहीं, बल्कि विकास के एक साधन के तौर पर देख रहे हैं। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस नए कानून में वो 5 बड़े बदलाव क्या हैं जो मनरेगा की पूरी शक्ल बदल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे सीधे बदलाव से शुरू करते हैं, जो काम के दिनों से जुड़ा है। नए बिल में 100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी दी गई है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, सीधे सीधे 25% की बढ़ोतरी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब पहले ही सिर्फ 7-8% लोग 100 दिन पूरे कर पा रहे थे, तो 125 दिन का आंकड़ा रखने से जमीन पर क्या वाकई कोई फर्क पड़ेगा? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। स्रोतों के मुताबिक सरकार का तर्क है कि 100 दिन पूरे ना होने के पीछे कई वजहें थीं। अच्छा। जैसे काम की मांग दर्ज करने में प्रशासनिक दिक्कतें, पेमेंट में देरी और कई बार सॉफ्टवेयर की सीमाएं भी थीं। नए कानून में 125 दिन को एक मानक कानूनी अधिकार बनाकर सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो इस योजना को लेकर ज्यादा गंभीर है। मतलब ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक इरादा है। बिल्कुल। उनका मानना है कि जब हम आगे दूसरे बदलाव पर बात करेंगे, जैसे कि बेहतर योजना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तो उससे काम की मांग और उपलब्धता दोनों बढ़ेगी और उससे ज्यादा लोग 125 दिन का आंकड़ा छू पाएंगे। हाँ, यही सोच है। ठीक है, मान लिया काम के दिन तो बढ़ गए, लेकिन इन बढ़े हुए दिनों का पैसा कहाँ से आएगा? और यहीं पर दूसरा बदलाव आता है जो फंडिंग के तरीके से जुड़ा है और शायद सबसे विवादास्पद भी है। हाँ, और ये शायद मनरेगा और वीबीजी रामजी के बीच का सबसे बड़ा वैचारिक बदलाव है। वैचारिक। देखिए, मनरेगा की आत्मा ये थी कि ये एक मांग आधारित अधिकार था।
मतलब अगर आप काम मांगते हैं तो केंद्र सरकार भुगतान के लिए जिम्मेदार है, चाहे लागत कुछ भी हो। हाँ। सैद्धांतिक रूप से इसके लिए फंड की कोई ऊपरी सीमा नहीं थी। एक मिनट, तो अब क्या बदल रहा है? अब इसे एक केंद्र प्रायोजित योजना बना दिया गया है, जिसमें खर्च केंद्र और राज्यों के बीच बटेगा। अच्छा। ज्यादातर राज्यों के लिए यह अनुपात 60-40 होगा, यानी 60% केंद्र देगा और 40% राज्य। 40% राज्य देंगे। जी। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए ये 90-10 है, और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% खर्च केंद्र ही देगा। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी राज्य में सूखा पड़ता है और काम की मांग अचानक दोगुनी हो जाती है, तो उस बढ़े हुए खर्च का 40% बोझ सीधे राज्य सरकार पर आएगा। बिल्कुल। ये तो मनरेगा के सामाजिक सुरक्षा जाल वाले विचार के बिल्कुल खिलाफ है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही सबसे बड़ी चिंता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है, औसत फंड तय कर देगा। अगर राज्य उसे ज्यादा खर्च करता है तो अतिरिक्त खर्चों से पूरी तरह से खुद उठाना होगा। अरे बाप रे। तो जो योजना पहले मांग पर आधारित थी, वो अब बजट पर आधारित हो गई है। ये एक मामूली बदलाव नहीं है, ये योजना के डीएनए को बदलने जैसा है। वाकई, ये तो पूरी फिलॉसफी ही बदल देता है। ये योजना को एक अधिकार से हटाकर एक सामान्य सरकारी स्कीम जैसा बना रहा है, जिसका बजट सीमित है। सही कहा। चलिए, अब तीसरे बदलाव पर आते हैं, जो किसानों और खेती से जोड़ा है। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये प्रावधान पहली बार जोड़ा गया है। नए कानून में राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे बुआई और कटाई जैसे कृषि के चरम मौसम के दौरान साल में कुल 60 दिनों के लिए इस योजना के तहत काम रोक सकते हैं। इसके पीछे सरकार का क्या तर्क है? क्यों रोकें काम? सरकार का तर्क ये है कि मनरेगा की वजह से कई बार किसानों को खेती के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते थे। अच्छा, मजदूरों की कमी हो जाती थी। हाँ, या फिर मजदूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। तो इस प्रावधान से किसानों को पीक सीजन में आसानी से मजदूर मिल सकेंगे। ये एक तरह से खेती के काम और गारंटीशुदा रोजगार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। वो क्या? मजदूरों के नजरिए से देखें तो उनके 125 दिन के काम का अधिकार साल के 365 दिनों से घटकर करीब 300 दिनों में सिमट गया। सही बात है। मतलब उन्हें अपने हिस्से का काम पूरा करने के लिए कम समय मिलेगा। ये किसानों और मजदूरों के हितों के बीच एक मुश्किल संतुलन बनाने जैसा है। बिल्कुल। ये एक दोधारी तलवार है, जिसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य सरकारें इस अधिकार का इस्तेमाल कैसे करती हैं। क्या वे इसे सोच समझकर लागू करती हैं, या फिर ये मजदूरों के काम के अधिकार को सीमित करने का एक जरिया बन जाता है? सही। अब चौथे बदलाव की बात करते हैं, जो मजदूरों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। ये भुगतान के तरीके से जुड़ा है। हाँ, मनरेगा की एक बहुत बड़ी शिकायत हमेशा से पेमेंट में देरी रही है। कभी-कभी तो महीनों लग जाते थे। इसी समस्या से निपटने के लिए नए कानून में मजदूरी का भुगतान 15 दिन के बजाय साप्ताहिक आधार पर करने का प्रस्ताव है। साप्ताहिक मतलब हर हफ्ते? हर हफ्ते। ये एक बड़ा और स्वागत योग्य कदम लग सकता है। अगर समय पर भुगतान नहीं होता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान पहले की तरह ही रखा गया है। लेकिन क्या हमारे स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि पेमेंट में देरी की असली वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ 15 दिन की समय सीमा थी, या इसके पीछे प्रशासनिक और तकनीकी अड़चनें ज्यादा थीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि नियम बदल दिया गया लेकिन जमीनी हकीकत वही रहे? ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोतों से पता चलता है कि देरी के कई कारण थे। फंड रिलीज में देरी, मस्टर रोल को प्रोसेस करने में समय लगना और बैंकों से जुड़ी समस्याएं ऑटो बनाएगा। लेकिन ये अपने आप में कोई जादुई समाधान नहीं है। इसका असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि पूरे पेमेंट सिस्टम को कितना सुधारा जाता है, जिसे हम अगले पॉइंट में और विस्तार से समझेंगे। ठीक है। और वो है पांचवा और आखिरी बड़ा बदलाव, जो योजना की प्लानिंग, निगरानी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जुड़ा है। ऐसा लगता है कि सरकार अब हर चीज को एक बड़े सिस्टम से जोड़ना चाहती है। बिल्कुल। पहले मनरेगा का काम काफी हद तक स्थानीय जरूरतों पर आधारित होता था। हाँ, ग्राम पंचायत तय करती थी। अब काम को मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाएगा: जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से जुड़े संसाधन और जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने वाले कार्य। और सबसे बड़ी बात, इन योजनाओं को पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जोड़ा जाएगा। हाँ। पीएम गति शक्ति, ये नाम हमने कई बार सुना है, लेकिन आसान शब्दों में इसका मतलब क्या है? पीएम गति शक्ति सरकार का एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अच्छा। इसका मकसद अलग अलग मंत्रालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को
एक साथ लाना और उनकी योजना बनाना है। अच्छा। इसे वीबीजी रामजी से जोड़ने का मतलब है कि अब ग्रामीण काम सिर्फ अलग थलग गड्ढे खोदना नहीं होगा, बल्कि उसे बड़े नेशनल प्रोजेक्ट्स जैसे कि सड़कें, रेलवे लाइनें या वाटर पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। सोचिए, एक गांव में जो नहर बन रही है वो एक बड़े राष्ट्रीय जल ग्रिड का हिस्सा हो सकती है। मतलब कामों को ज्यादा असरदार और टिकाऊ बनाने की कोशिश है। और इसमें टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है? टेक्नोलॉजी अब वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य है। अनिवार्य। इसे और आसान भाषा में समझते हैं। अब पैसा अंगूठा लगाकर या चेहरा दिखाकर ही मिलेगा, जिसे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कहते हैं। सैटेलाइट से नजर रखी जाएगी कि काम असल में कहां और कितना हो रहा है। यह है जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी। ओके। और ये सारा डेटा एक मोबाइल ऐप पर आधारित डैशबोर्ड पर लाइव दिखेगा ताकि कोई भी देख सके। और भ्रष्टाचार रोकने के लिए? उसके लिए भी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई आधारित सिस्टम बनाया जाएगा जो धोखाधड़ी वाले पैटर्न को खुद ब खुद पकड़ लेगा। अच्छा। इसके अलावा साल में 2 बार सामाजिक ऑडिट को भी अनिवार्य किया गया है, जिसमें गांव के लोग खुद कामों का हिसाब किताब जांचेंगे। तो कुल मिलाकर ये 5 बड़े बदलाव हैं। काम के दिन 100 से 125, फंडिंग का फॉर्मूला 100% केंद्र से बदलकर 60-40, खेती के सीजन में काम रोकने का अधिकार, पेमेंट 15 दिन से घटाकर साप्ताहिक, और पूरी योजना को टेक्नोलॉजी और नेशनल प्लानिंग से जोड़ना। हाँ, यही मुख्य बातें हैं। इन सब बदलावों पर राजनीतिक प्रतिक्रिया तो जरूर हुई होगी। जाहिर है, इतने बड़े बदलाव पर तीखी बहस हुई है। स्रोतों के अनुसार विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया है। उनकी पहली और सबसे भावनात्मक आपत्ति कानून के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर है। उनका मानना है कि ये मनरेगा की मूल भावना पर हमला है। और नीतिगत स्तर पर उनकी मुख्य चिंताएं क्या हैं? उनकी सबसे बड़ी चिंता वही है जिस पर हमने बात की कि फंडिंग के नए फॉर्मूले से योजना एक अधिकार नहीं रह जाएगी, हाँ, बल्कि राज्यों पर बोझ डालने वाली एक सामान्य स्कीम बनकर रह जाएगी। उनका आरोप है कि ये फैसलों के केंद्रीकरण की कोशिश है। अच्छा। जहां केंद्र नीतियां बनाएगा और वित्तीय बोझ राज्यों पर डाल देगा। हाँ। उनका ये भी कहना है कि इससे राज्यों के अधिकार सीमित होंगे। और जैसा कि हम हमेशा स्पष्ट करते हैं, हम यहाँ किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस स्रोतों में जो जानकारी दी गई है उसे सामने रख रहे हैं ताकि एक पूरी तस्वीर बन सके। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ सरकार का तर्क है कि ये बदलाव योजना को ज्यादा कुशल, पारदर्शी और असरदार बनाने के लिए जरूरी है ताकि टिकाऊ संपत्ति बन सके। और दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि ये बदलाव मनरेगा के सामाजिक सुरक्षा के मूल विचार को कमजोर करते हैं। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। एक तरफ वीबीजी रामजी बिल ज्यादा दिनों के काम की गारंटी देता है, मजदूरों को जल्दी भुगतान का वादा करता है और टेक्नोलॉजी के जरिए पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की एक मजबूत कोशिश करता है। कामों को राष्ट्रीय योजनाओं से जोड़कर बेहतर संपत्ति बनाने का विचार भी काफी आकर्षक लगता है। वहीं दूसरी तरफ इसकी आत्मा में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये राज्यों पर एक बड़ा वित्तीय बोझ डालता है। हाँ। और योजना के मूल चरित्र को मांग आधारित अधिकार से बदलकर बजट सीमित आवंटन में बदल देता है। ये एक ऐसा बदलाव है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों के लिए। और वो कृषि सीजन में काम रोकने का प्रावधान भी एक ऐसा मुद्दा है जिसका असर जमीन पर देखना होगा। तो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है, ये नया कानून दक्षता और टिकाऊ संपत्ति बनाने पर बहुत जोर देता है, लेकिन ऐसा करते हुए ये मनरेगा के वित्तीय मॉडल को एक सुरक्षा जाल से बदलकर एक विकास के उपकरण में बदल रहा है। बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या एक ही योजना ये दोनों भूमिकाएं एक साथ निभा सकती है? और सबसे बड़ी बात, दर्शन में ये बुनियादी बदलाव जमीनी स्तर पर करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए कैसे काम करेगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा।